नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्ज्वला स्कीम के बारे में। देखिए, उज्ज्वला स्कीम इस देश में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है क्योंकि ये बात करती है प्रिवेंशन ऑफ वुमेन्स ट्रैफिकिंग की। वुमेन्स ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस देश में या पूरी दुनिया में ही ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कुछ बच्चियों को, लड़कियों को या महिलाओं को प्यार का झांसा देके या अच्छी नौकरी का झांसा देके, अच्छी ज़िंदगी का झांसा देके क्या किया जाता है, कुछ इलिसिट ट्रेड जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया या इस प्रकार के बाकी कुछ जो इलिसिट ट्रेड्स होते हैं उनमें धकेल दिया जाता है और फिर वहाँ से पैसा बनाया जाता है। तो इस प्रकार की महिलाओं को ट्रैफिकिंग से बचाया जाए और अगर किसी की ट्रैफिकिंग हो गई है तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे उसको दोबारा सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है उज्ज्वला स्कीम। तो आप ऐसा याद रखो भी उज्ज्वला कि भाई यहाँ पे उनकी ज़िंदगी जो अंधेरे में है उसमें ज्वाला जगाई जाएगी, मतलब एक बार दोबारा उनको रोशनी दी जाएगी। इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं कि कोई महिला है, कोई लड़की है जिसको इस प्रकार के जो धंधे होते हैं उनमें डाल दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है पूरा अंधेरे में डाल दी जाती है, तो ये स्कीम जो है ये उसमें दोबारा एक ज्वाला मतलब अग्नि, रोशनी डालने का काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम उज्ज्वला स्कीम जो है इसको विस्तार से अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों की और महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग है, खासकर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि हर एक इंसान के पास राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी के साथ जिए। अब प्रोस्टिट्यूशन जो है या जैसे इस प्रकार के जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले ये जो धंधे हैं, ये तो डिग्निटी तो वायलेट कर रही है, तो यानी ये बेसिक जो ह्यूमन राइट है उसको वायलेट कर रहा है। और यहाँ ध्यान दो, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि ऐसा नहीं कि एक आधा व्यक्ति आके करेगा। भाई इनके गुर्गे होते हैं और ये गुर्गे सारे मतलब हर जगह फैले होते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सी लड़कियाँ इस प्रकार के धंधों में फंस सकती हैं या जाल में फंस सकती हैं, उनको फंसाया जाता है और फिर उनको इस प्रकार के जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले जो कमर्शियल ट्रेड्स हैं, इस प्रकार के धंधे हैं, उनमें धकेल दिया जाता है। तो इस प्रकार की महिलाओं की या बच्चियों की जो ट्रैफिकिंग है फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। लेकिन कारण क्या होता है? देखिए, लैक ऑफ अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। कई बच्चियां होती हैं, जैसे मान लो उसके माँ बाप सर पे नहीं हैं, या जैसे मान लो माँ बाप बड़े गरीब हैं, या माँ बाप जो हैं वो अलग अलग रहते हैं, समझ रहे हो, या फिर माँ बाप ही कोई गंदे धंधों में जुड़े हुए हैं, तो उस केस में इस प्रकार की जो बच्चियां हैं ये वनरेबल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है। इसके साथ साथ पॉवर्टी, गरीब घरों की जो बच्चियाँ होती हैं उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हें अच्छी नौकरी दी जाएगी, अच्छा तुम्हारी लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल दी जाएगी, है ना। तो माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो भाई, और इस प्रकार के कई चीज़ें तो रिश्तेदार भी करते हैं। हम ऐसे कई केस देखते हैं जहाँ पे जैसे मान लो कोई रिश्तेदार है या कोई अपने गाँव का है जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है, तो वो ऐसी बातें करता है कि चलो हमारे साथ, हम आपको नौकरी देंगे, उससे आपका पूरा जो है करियर बन जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो उसमें फिर भरोसा कर लिया जाता है, गरीबों की गरीबी का और जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये भी पॉवर्टी एक कारण होता है, लैक ऑफ अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एक कारण होता है, और लो स्टेटस ऑफ वुमेन। कई लोगों की मानसिकता भी ऐसी होती है ना कि भाई महिलाओं का तो लो स्टेटस है, या फिर कई ऐसी महिलाएं बेचारी जो वनरेबल हैं। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं किसके? ट्रैफिकिंग के। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो लैक ऑफ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, दूसरा आता है पॉवर्टी, तीसरा आता है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। ये कारण है ट्रैफिकिंग के। तो इन चीज़ों की वजह से महिलाओं की और बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, जो कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। तो इसके लिए यहाँ पर आती है उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम जो है ये थॉरो स्कीम है जिसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है उसे प्रिवेंट किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, किसी भी बच्ची की या महिला की इलिसिट ट्रैफिकिंग ना हो सके। और अगर मान लो किसी की ऑलरेडी हो भी गई है
तो वहाँ पे उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए। जैसे मान लो कि ऐसी लड़की है, उसे ऐसे स्थान में रखा गया है जहाँ पे उसकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो वहाँ से उसको रेस्क्यू किया जाए। उसके साथ साथ रीइंटीग्रेशन, उसको दोबारा समाज के साथ रीइंटीग्रेट किया जाए, उसको समाज के साथ जोड़ा जाए। और रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, कि उसको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए, वो विक्टिम जिसको कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिक किया गया है। तो ये काम है उज्ज्वला स्कीम का। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई एक थॉरो स्कीम है जो कि इलिसिट ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करती है। इसके साथ साथ अगर मान लो किसी की ऑलरेडी ट्रैफिकिंग हो चुकी है तो वहाँ पे उसको रेस्क्यू करने का, रीइंटीग्रेट करने का सोसाइटी के साथ और रिहेबिलिटेट करने का काम ये जो स्कीम है ये करती है उन सारे विक्टिम्स के लिए जिनको कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिक किया गया है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहले बच्चों और महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग है, जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बच्चों की और महिलाओं की ट्रैफिकिंग की जाती है, उसे प्रिवेंट किया जाए, उसे रोका जाए। अब ये कैसे रुकेगी? सोशल मोबिलाइजेशन, समाज को इसके साथ जोड़ा जाए और उसके साथ साथ एक अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मान लो एग्जांपल के तौर पे गरीब घर है, माँ बाप बड़े गरीब हैं, उनकी बच्ची को कोई रिश्तेदार आएगा या कोई मान लो जैसे गांव वाला कोई व्यक्ति आएगा जिनके ऊपर उन परिवार वालों को भरोसा है, वो कहेगा, उनको सुनहरे सपने दिखाएगा कि मेरे साथ भेज दो, वहाँ पे इसको नौकरी दी जाएगी, वहाँ पे इसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी जाएगी, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो उसके माँ बाप होंगे वो इसको शायद भेज देंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हाँ भाई बच्ची घर के बाहर जाएगी, नौकरी करेगी, कमाएगी, पैसा घर पे भेजेगी, तो चलो हमारा भी थोड़ी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सुधरेगी। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए उन्होंने अपने जो भी व्यक्ति उनके पास आया, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो गांव वाला हो, मतलब जिसके ऊपर वो भरोसा करते हैं, या और भी कोई व्यक्ति हो, तो उनके ऊपर उन्होंने भरोसा कर लिया। और इतना ही नहीं, आज के समय तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन ही कई लोगों के साथ ठगी हो जाती है। तो ऑनलाइन ही कईयों ने बनाया हुआ है भाई हम यहाँ पे नौकरी देंगे, वहाँ नौकरी देंगे, और कई लोग तो ऑनलाइन ही फंस जाते हैं इनकी बातों में। कई हम ऐसे केस देखते हैं कि कई ऐसे दलाल बैठे हुए हैं कि भाई लोगों को, जैसे ये लड़कियों की बात नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा हो जाता है, भाई चलो ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें नौकरी दे देते हैं, कनाडा में नौकरी दे देते हैं, और वहाँ पे ले जाते हैं, फिर वहाँ पे उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसे भेजाओ, और जो पैसा होता है वो ले लेते हैं। कई तो ऐसे भी केस आए हैं, खासकर पंजाब से ऐसे कई केस आए हैं कि माँ बाप ने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टियाँ तक बेच डाली, मतलब थोड़ी बहुत ज़मीनें तक बेच डाली, भेजो कल को बच्चा पढ़े लिखेगा, नौकरी करेगा, तो फिर उसको दोबारा वापस जो पैसा है वो आ जाएगा, लेकिन उनके साथ आके ठगी हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कभी आता है तो उससे आपने सावधान रहना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि महिलाएं और बच्चे जिनको कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिक किया जाता है उसको प्रिवेंट किया जाए, सोशल मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसके मदद से। अब इस प्रकार के जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, इनमें होगा क्या? इनमें सबसे पहले जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा, जनरल डिबेट्स जो हैं वो कराई जाएंगी जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में। इसके साथ साथ ओपिनियंस जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, ज़्यादा मास पॉपुलेशन तक पहुंचाए जाएंगे। कैसे? सेमिनार्स की मदद से, वर्कशॉप्स की मदद से, या बाकी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ की मदद से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक रीच हो सके, पहुंचा जा सके और उन्हें अवेयर किया जा सके। इसके साथ साथ कोई अगर विक्टिम है तो उसके रेस्क्यू को भी फैसिलिटेट किया जाता है, ताकि उनको रेस्क्यू करके सेफ़ कस्टडी में डाला जाए, ताकि वहाँ पे उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और फिर धीरे धीरे उनको दोबारा वो पूरा जो सदमा लगा हुआ है उनको उससे बाहर निकाल के उनको सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट कराया जाए, रिहेबिलिटेट कराया जाए। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के प्रोविज़न्स भी हैं, जो भी विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट कराने की बात भी ये करता है। कैसे? वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ उन्हें दिए जाएं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, या अगर कोई मेडिकल हेल्प है, ठीक है, लीगल एड है, जैसे मान लो किसी के खिलाफ केस करना है तो लीगल एड चाहिए, तो उसके साथ साथ उनको गाइडेंस दी जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाए, उसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग कराई जाए। क्योंकि देखो ये इस प्रकार की जो एक्सप्लॉयटेशन होती है ना, बात ये नहीं है कि शरीर के कुछ हिस्सों में बदलाव आ रहा है या समझ रहे हो कुछ भी चेंजेस है, नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं है। बात यह है कि इन सब चीज़ों की वजह से वो जो लड़की होगी उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी, समझ लो। जैसे जब एक रेप होता है ना, तो रेप में सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं भाई जी रेप हो गया, ठीक है, इज्जत लूट ली गई, भाई इज्जत किसी ने रखी हुई है, शरीर के जिन भी अंगों में, मतलब जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे किसी ने इज्जत रखी हुई है? ऐसा ये सब बकवास बातें हैं। यहाँ पे रेप एक तो मतलब एक लड़की के साथ अन्याय हुआ,
वो चीज़ है। और उसके साथ साथ उसके रिpercussions ये होंगे कि वो जो चीज़ें उसके साथ हुई हैं वो उसके दिमाग में हमेशा रहेंगी, तो ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इस प्रकार की जो एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो उस लड़की को या जो जिसको भी रेस्क्यू किया गया है उसको दी जाएंगी। तो कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं, जैसे मैंने बताया, फूड है, लीगल एड है, मेडिकल हेल्प है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, काउंसलिंग है, गाइडेंस है और वोकेशनल ट्रेनिंग है। यहाँ पे रीइंटीग्रेशन की बात भी होती है कि दोबारा वो जो महिला है जिसको रेस्क्यू किया गया है उस विक्टिम को अपनी फैमिली के साथ दोबारा रीइंटीग्रेट कराया जाए और सोसाइटी के साथ एट लार्ज उसे रीइंटीग्रेट कराया जाए। दोबारा जो पहले जैसी वो ज़िंदगी जी रही थी वैसी ज़िंदगी वो दोबारा जी सके, अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ उसे दोबारा रीइंटीग्रेट किया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई क्रॉस बॉर्डर विक्टिम है, जैसे मान लो कि एक्स नाम का एक देश है, वाई नाम का एक देश है, जेड नाम का एक देश है। अब मान लो एक्स नाम के देश में वाई नाम के देश की लड़की को यहाँ पे लाके इस कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसकी करवाई जाती है, उस ट्रेड में डाल दिया जाता है। और जेड देश की कोई लड़की है उसको भी यहाँ पे एक्स देश में लाके यहाँ पे उससे प्रोस्टिट्यूशन या इस प्रकार की चीज़ें करवाई जाती हैं, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस बॉर्डर विक्टिम होंगे, अब देखो ये जो वाई से एक्स देश में आई, जेड से एक्स देश में आई, ये जो लड़की होगी ये क्या होगी, क्रॉस बॉर्डर विक्टिम होगी, मतलब बॉर्डर के उस पार से इसको लाया गया है। तो इनकी जो रिपैट्रिएशन है उसे भी फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो अपने देश में चले जाएं। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है उसको दोबारा उसके देश में भेज देना। तो अभी यहाँ मान लो किसी दूसरे देश की किसी लड़की को बहला फुसला के या सपने दिखा के लाया जाता है और यहाँ पे उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार के जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले ट्रेड्स हैं यहाँ पे धकेल दिया जाता है। और जब उसको रेस्क्यू किया जाएगा तो फिर कोशिश की जाएगी कि उसको भी जितनी भी वो बेसिक नीड्स हमने देखी वो मिलें और उसके बाद उसे रिपैट्रिएट कराया जाए, यानी दोबारा उसका जो अपना देश है उसमें उसे भेज दिया जाए ताकि वहाँ वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट हो सके। तो यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर विक्टिम्स होते हैं उनकी रिपैट्रिएशन को भी फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो अपने देश में, गृह देश में, जो उनका अपना देश है वहाँ उन्हें भेज दिया जाए। अगर हम उज्ज्वला स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखें तो यहाँ पे आता है रेस्क्यू, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन और अगर कोई क्रॉस बॉर्डर विक्टिम है तो रिपैट्रिएशन। ये सारे इस स्कीम के कंपोनेंट्स हैं। अब टारगेट ग्रुप कौन होगा इस स्कीम का, देखिए कोई भी महिला या बच्चा जो कि वनरेबल है ट्रैफिकिंग के लिए। किस चीज़ के लिए ट्रैफिकिंग? कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो वो इसका टारगेट ग्रुप है। इसके साथ साथ कोई भी महिला या बच्चा जो कि विक्टिम है ट्रैफिकिंग का फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो इसका टारगेट ग्रुप है। यानी यहाँ पे दो चीज़ें आई, एक तो आई वुमेन या चिल्ड्रन, फिर यहाँ पर आया जो वनरेबल हैं, यानी उनकी अभी तक ट्रैफिकिंग हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, तो वो इसका टारगेट ग्रुप है। और दूसरा आएगा विक्टिम, यानी जिसकी ऑलरेडी ट्रैफिकिंग हो चुकी है। तो जो वनरेबल है यानी जिसकी हो सकती है, जैसे हमने पहले देखा कि पुअर है, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो क्या हैं, वनरेबल हैं। तो अगर ऐसी कोई वनरेबल है जिसकी ट्रैफिकिंग हो सकती है या फिर विक्टिम जिसकी ट्रैफिकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये दो प्रकार के जो वुमेन्स या चिल्ड्रन होंगे वो इस स्कीम के टारगेट ग्रुप हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, देखिए वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके साथ साथ वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस और सेंटर्स आते हैं। इसके साथ साथ रिनोन्ड पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट आते हैं। रिनोन मतलब जाने माने जो पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट हैं, जिनको पहले से पता है भी इस प्रकार की जो फील्ड है उन्होंने इस पे काम किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस प्रकार की जो रिनाउंड पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट हैं ये भी स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं। और इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज़, जैसे हमने मास अवेयरनेस की बात करी तो वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ काफ़ी अच्छा काम करेंगी। और फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटरी इसके ऊपर काम करना चाहती है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं। एक बार ध्यान से देखिए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेंटर, रिनाउंड जाने माने पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट, अर्बन लोकल बॉडीज़ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस।
अब यहाँ पे ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी नया बंदा उठ के कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दे और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें से उन ऑर्गेनाइजेशंस को चूज़ किया जाएगा जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। इस प्रकार के जो डोमेन्स हैं, ट्रैफिकिंग है या महिलाओं को हैंडल करना है, बच्चों को हैंडल करना है, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, सोशल डिफेंस की ज़रूरत है, जो जुवेनाइल है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, माने कोई जुवेनाइल है जिसका कोई कन्फ्लिक्ट चला हुआ है लॉ में, तो इस प्रकार के लोगों के लिए अगर कोई ऑलरेडी काम करता है, किसी के पास ऑलरेडी सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, तो इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें ही वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ में ली जाएंगी, तो इसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उसको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा ऑलरेडी इन सारे डोमेन्स में जो हमने देखा, उसी ऑर्गेनाइजेशन को लिया जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ये जो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि कुछ एलिजिबिलिटी इनके पास होनी चाहिए, तभी उनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ में लिया जाएगा, तभी उनको इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जाएगा। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर होनी चाहिए अंडर द लॉ के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर होनी चाहिए, उसके पास अपनी एक मैनेजिंग बॉडी होनी चाहिए, और वो जो मैनेजिंग बॉडी होगी उसकी पावर्स और फंक्शन जो हैं उनको क्लियरली बताया गया हो। गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार की बॉडीज़ का है उसके साथ क्या करता है, सिंक करता है। यानी एक इनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके तहत यहाँ पे गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स हों, उनके तहत मैनेजिंग बॉडी काम की जानी चाहिए, और ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी ये लॉ के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। इसके साथ जो एजेंसी है उसका कोई भी प्राइमरी मोटिव ना हो कि वो प्रॉफिट गेन करे किसी भी इंडिविजुअल से या ग्रुप से। मतलब ऐसा भी हो रहा है ना कि जैसे मान लो एक महिला है जिसे ऑलरेडी ट्रैफिक किया जा चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उसने कहा कि हम आपको रेस्क्यू करेंगे और आपको री इंटीग्रेट करेंगे, मगर बाद में पता चल रहा है कि वहाँ पर भी इस महिला जो है इसके साथ धोखा हो गया। मतलब वो उसके किसी भी प्रकार से उससे प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो उनमें से कोई व्यक्ति खुद उसको एक्सप्लॉइट करने लग पड़े, या हो सकता है कि उससे पैसे मांगने लग पड़े कि हमने तुझे आपको बचाया है तो पैसे दो, या उसके परिवार वालों से पैसे मांगने लग पड़े, या इस प्रकार की चीज़ें हों। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो, तो इनका प्राइमरी मोटिव किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ना किसी इंडिविजुअल से ना किसी ग्रुप से। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर तो वही बात है, जो बंदा पहले से मरा हुआ है उसको क्या मारना है, जो बेचारा पहले से मरा है उसको मार रहे हो तुम। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट गेन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत इनका ये एम होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएं, उनको रेस्क्यू करें और उनको दोबारा समाज के साथ, सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट करें। एक नोबल थॉट, एक नोबल मोटिव जो है वो होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार का प्रॉफिट। इसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। जब ये रजिस्टर होती हैं उसके बाद, मतलब जब एक फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये रजिस्टर हो गए तो उसके बाद उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम के लिए इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली साउंड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बना दी लेकिन फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो तुम फिर कैसे रेस्क्यू करोगे, कैसे रीइंटीग्रेट करोगे। जो हमने बेसिक नीड्स की बात करी, फूड है, शेल्टर है, मेडिकल केयर है, या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब तुम कैसे करोगे, उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इस प्रकार की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फाइनेंशियली साउंड होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर अवेलेबल रिसोर्सेज होने चाहिए, ताकि वहाँ से वो उन रिसोर्सेज का यूज़ करके जो भी इस प्रकार के ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प की जा सके। और इसके साथ साथ उसके पास एक्सपीरियंस्ड पर्सनल होने चाहिए जिनको जो डेलिकेट सिचुएशंस हैं, डेलिकेट इश्यूज़ हैं, उन्हें हैंडल करना ऑलरेडी आता हो, उनके पास ऑलरेडी इस प्रकार के सिचुएशंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस स्कीम के तहत इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। इसमें हमने देखा वुमेन्स ट्रैफिकिंग का इशू क्या है, कौन से 3 मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं या बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। फिर ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम लाई गई। उज्ज्वला स्कीम जो है ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी जो वुमेन्स की ट्रैफिकिंग है उसे। कैसे प्रिवेंट करेगी, अवेयरनेस के साथ। और अगर मान लो कोई भी
महिला या बच्चा जिसको ऑलरेडी ट्रैफिक किया जा चुका है तो फिर उसके रेस्क्यू, उसकी रीइंटीग्रेशन और उसका अगर मान लो कोई जैसे किसी और देश से है तो रिपैट्रिएशन और इस प्रकार की चीज़ें करेगी। इसके साथ साथ हमने देखा कि इसकी कुछ इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी कमियाँ बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा हार्ड वर्क करने का मन करता है। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।